राजेश, आप सब लोग अंदर आ जाएं और दरवाजा को लगा दें। स्नैक्स टीम, आप सबसे एफएनबी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अभी क्लोज कर दें पूरे काउंटर को। थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे आज के पैनलिस्ट, सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के यशस्वी, बहुत ही सहज सरल उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और जिन्होंने 6 महीने के टेन्योर में बहुत ही उम्दे तरीके से कोशिश की कि राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए शिखर की तरफ ले जा सकूं, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एशियन न्यूज की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बीच में एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर अशोक जिंदल जी हैं। मैं आपका काफी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच हमको अपना कीमती समय दिया। हमारे बीच में डॉक्टर खेमका सर हैं, सुनील खेमका जी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आलोक शुक्ला सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप पात्रा सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ऋषभ मेनन सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप दवे सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आशीष सिन्हा जी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर एचपी सिन्हा जी हैं। शहर के समस्त प्रख्यात डॉक्टर और शहर के कहना चाहिए कि सारे दिग्गज समस्त हॉस्पिटल के जितने भी प्रख्यात हॉस्पिटल हैं और जितने भी प्रख्यात हमारे राज्य के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग एक छत के नीचे एक साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मौका है एशियन न्यूज का आयुष्मान कॉन्क्लेव और अवार्ड का। यह मौका बहुत ही सारगर्भित है। यह मौका बहुत ही अपने आप में कहना चाहिए कि बहुत ही उत्साहवर्धक है और गरिमामय आयोजन है। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा में बताना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। हमने इसको डिवाइड किया 4 पैनलों में। 4 पैनल में 3 पैनल के पैनलिस्ट हमारे बीच में मौजूद रहे। हमारे शहर के सभी दिग्गज डॉक्टर जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। काफी कुछ बातें आपसे पूछने के लिए रह गई हैं। जब आपका पैनल स्टार्ट होगा तो हमारे सभी डॉक्टर आपसे क्रम बाय क्रम सवाल पूछेंगे, जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचेगा और कहां पहुंचना चाहता है। यह सबके बीच में एक सवाल है, क्योंकि हम सब आपके बीच और कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत सारे मामलों में आश्रित हैं। और उसके बाद हम आगे की तरफ अवार्ड के फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे शहर के बीच से कुछ डॉक्टरों को हम आपके कर कमलों से अवार्ड दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के दौर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दीप प्रज्वलन से। एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी और ग्रुप संपादक, समूह संपादक राजेश लाहौटी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बीच में हर्षित सिंघानिया जी हैं। आप तीनों से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष और सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन करें और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें, जो कि पैनल के रूप में तो शुरुआत हो चुका है, पैनलिस्ट के रूप में तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक तरह से जो औपचारिकताएं होती हैं पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं, जिसमें आपका इंतजार था। आप सब हमारे बीच में आ चुके हैं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। डॉक्टर संदीप दवे सर हमारे साथ आ चुके हैं। मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया प्लीज सामने की तरफ आप आएं और दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बटाएं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे अतिथियों का। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण साव जी से, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। मैं लाहौटी जी और सुभाष मिश्रा जी से निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएं। साथ में निवेदन करूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे प्रोग्राम के अध्यक्षता राजेश लाहौटी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को मंच पर लेकर आए। साथ में निवेदन करूंगा मैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल सर से, प्लीज मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से पुष्प गुच्छ लेकर मंच की तरफ आए। और हर्षित सिंघानिया जी आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और पुष्प गुच्छ देकर सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का स्वागत करें। साथ में मैं निवेदन करूंगा हर्षित सिंघानिया जी से पुष्प गुच्छ देकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करें। मैं सुभाष मिश्रा जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एंकर के तौर पे मैं सुभाष मिश्रा जी से चाहूंगा कि आप हमारा साथ दे मंच पर। आप सर उस तरफ से आ जाओ। बहुत सारे सवाल हैं, डॉक्टर संदीप दवे सर बैठे हैं। सर ने कहा था कि कुछ सवाल है मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहूंगा। सर मौका है, आप बिल्कुल पूछिए दिल खोलकर। और मैं ये वादा करता हूं आपको कि इस मंच से स्वास्थ्य मंत्री जी किसी भी बात को अन्यथा कदापि नहीं लेंगे और बिल्कुल ही सटीक और राज्य स्तर पे जो भी सही संभावनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस हिसाब से चीजों को प्रस्तुत करेंगे। और अब अपन पैनल की तरफ बढ़ते हैं और इस दौर के पैनल का शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर हम अवार्ड वितरण की तरफ बढ़ेंगे। जी तो थैंक यू जय। स्वास्थ्य, चूंकि स्वास्थ्य का कार्यक्रम है तो कायदे से मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना था, पर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ चलता हूं। वो कल बस्तर में थे और बस्तर में उन्होंने जाकर बीजापुर जैसी जगह में गए, उन्होंने मलेरिया की चिंता की और एक आंकड़ा सामने आया कि हमारे प्रदेश में जो मलेरिया था वो 50% कम हुआ है और उन्होंने वहां एक नए अस्पताल की बात की। आप अभी बस्तर से दौरा करके आए, जब भी कहीं बात होती है तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं यदि बस्तर तक पहुंच गई, सुदूर बस्तर तक, तो लगता है कि बाकी प्रदेश में पहुंच जाएगी। तो किस तरह से आपने बस्तर का जो दौरा किया और अंदरूनी क्षेत्र में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टर जो है वो अंदर जाना नहीं चाहते, स्वास्थ्यकर्मी जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो आप किस तरह से एश्योर कर रहे हैं कि लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाएं, रहें और उनको वहां सारी बुनियादी सुविधाएं मिले? आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी डॉक्टर बिंद, सभी उपस्थित माताओं एवं बहनों, भाइयों, देखिए आज बहुत सही समय पर और सही मौके पर, सही स्थान पर और सही लोगों को आपने बुलाया है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे राजधानी के सभी प्रमुख यहाँ डॉक्टर्स उपस्थित हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ अपितु राज्य के बाहर के भी लोगों का इलाज करते हैं और बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती राज्यों से लोग आते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की समस्या है विभिन्न स्तरों पर, आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले
जब हम जहां पर छोड़ गए थे 5 सालों में बेहतर होना था, लेकिन आप सब लोगों से छुपा नहीं, इसलिए सार्वजनिक मंच से मैं कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। स्वास्थ्य बहुत नीचे गया। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में प्रभार लिया, और उससे पहले भी मैं विधायक के रूप में था, और विधायक था तो जनरली आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मेरे फोन जो है हफ्ता में आप लोगों के पास आ ही जाता था। तो उस स्थिति में चाहे हमारी सरकारी संस्थान मेकाहार हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या अन्य स्तर के हों, सारे जगह सुविधाएं जो है कम हुई। और हालात ये हुआ कि जो बस्तर की आप बात कर रहे हैं, कल मैं गया था मलेरिया को लेकर। जब हमारी सरकार 2003 में बनी थी, उस समय पूरा मलेरिया पूरे प्रदेश में चरम पर था। सभी डॉक्टर्स को भली भांति होगी, मैं जहां रहता हूं सरगुजा में लगभग 31 मौतें हुई थी। उस समय 98 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वहां आए हुए थे, और केवल मलेरिया से जो प्रभावित हुए, जो काल कलवित हुए थे, उनसे मिलने आए थे। और कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2003 में, तो 3 में देखेंगे कि जो हालत था, जो मुख्य रूप से होता है भारत सरकार का एपीआई, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, वो पूरे स्टेट का मलेरिया के सेक्टर में 54 था। और 15 सालों में हमने न केवल उसको कम किया, अपितु सरगुजा को बस पूरा मलेरिया मुक्त किया, मध्य क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया। आज मध्य छत्तीसगढ़ में आपको मलेरिया की ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। अगर कोई बाहर से इन्फेक्टेड आया हो और मादा एनोफिलीज उसको काटे और फैलाए तो एक आध केस हो सकता है, परंतु आज इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। बस्तर क्षेत्र में 5 जिलों में जो बीच के हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ऐसे 5 जिलों में उसका प्रभाव है। बाकी 2-3 जिले जो जगदलपुर और बस्तर और कांकेर हैं, इनमें आंशिक रूप से है। तो इन 5 सालों में जिस गति से हमारा मलेरिया उन्मूलन चल रहा था, हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से आज मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ होता। और जो अभियान चल रहा था उसकी गति कमजोर हुई, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कमजोर हुआ, और परिणाम ये हुआ कि 5 साल में मलेरिया समाप्त नहीं हुआ। और उसका जो बस्तर क्षेत्र का जो एपीआई है, हमारी सरकार जब 2018 में आखिरी समय में थी, उस समय का इंडेक्स जो है 14 था। हालांकि राज्य सरकार पिछले कार्यकाल में भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ नहीं की, उसने उस गति से नहीं काम किया। और इसका चूंकि केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग रहता है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल है, इसलिए भारत सरकार ने अपने जो एनएचएम के माध्यम से उन क्षेत्रों में मच्छरदानी हो, चाहे वो डीडीटी, बीएचसी फॉगिंग हो, चाहे उस दिशा में प्रचार प्रसार हो, चाहे 100% टेस्टिंग का टारगेट हो, वो सब किया। तो जो 14 था वो नीचे आकर 7.7 हो गया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इन 6 महीनों में हमने जिस गति से मच्छरदानी का वितरण किया, फॉगिंग किया, अवेयरनेस लाए, और 100% जो टेस्टिंग का हमने टारगेट रखा है, और उस टेस्टिंग में हमारी जो मितानिन बहनें हैं, उनसे लेकर ऊपर तक के सारे सेक्टर्स में, सारे पोटा केबिन में, बस्तर क्षेत्र में, सारे हॉस्टल में, छात्रावासों में हमने अनिवार्य कर दिया है। तो आज की स्थिति में 6 माह में जो इंडेक्स है वो 4.6 के आसपास हो गया है। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि हमारी जो 6 महीने में ही बस्तर क्षेत्र में मलेरिया की संख्या आधा हो गया है। और जो सभी सेक्टर की हेल्थ सर्विस की आप बात करेंगे तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जो आंतरिक क्षेत्र हैं, इसमें डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, और उसको मैं यहां बैठकर बोल भी दूं कि फुल हो गए हैं तो ये सब जानते हैं। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पेशल रूप से 2 समीक्षा हेल्थ पर कर चुके हैं। हमारे डिप्टी सीएम दोनों, माननीय अरुण साहु जी, माननीय विजय शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में हम लोगों ने समीक्षा किया है। और अंदर में जाने के लिए आज ही डॉक्टर दवे जी से भेंट हुआ था मेरा, तो मैं पूछ भी रहा था कैसे करके हम डॉक्टर्स वहां भेजें। तो उन्होंने कहा कि सुविधाएं बढ़ाइए, कुछ सैलरी आकर्षक पैकेज दीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कमेटी 3 महीना पहले ही बनाकर सारे सेक्टरों का अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, बाहर के डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, जो युवा हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको हम आकर्षित करें
और आंतरिक क्षेत्रों में हम भेजें। तो उसके लिए हम पैकेज में अप्रत्याशित रूप से उसमें बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान है उसके इंसेंटिव्स के माध्यम से उनको काफी संख्या में, काफी मात्रा में पैसे भी मिलते हैं और उसके लिए जल्द ही हम प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। आंतरिक क्षेत्रों के लिए हमने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए 252 सीटों का हमने पीएससी में उसके लिए दे दिया भर्ती के लिए। और जो हमारी बॉन्ड नीति है उसके तहत हम जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर 550 डॉक्टरों की भी उसमें नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है जहां डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, उसकी भरपाई मैं करूंगा। और आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आप लोग हैं हमारे लोड को कम करते हैं, हमारे आयुष्मान के माध्यम से इलाज भी करते हैं। कुछ आप लोगों को भी प्रॉब्लम है वो भी मेरे को मालूम है। हम लोग बैठकर उसको एक ऐसा आयुष्मान के सेक्टर में भी आप लोगों के हिसाब से भी बनाने वाले हैं कि आप लोगों को भी तकलीफ ना हो, जनता को भी तकलीफ ना हो। और हम मंत्री जी ये सिर्फ आश्वासन है या इस पे क्रियान्वयन भी होगा? नहीं, ये माननीय इसके पहले भी 15 साल की सरकार भाजपा की रही है, बीच में सिर्फ 5 साल का ही ब्रेक मिला था भाजपा को, तो कहीं ना कहीं यह समस्या थ्रू आउट बनी ही हुई है। अभी तक कोई ऐसा खास क्रियान्वयन नहीं हो पाया है धरातल पर। देखिए 15 सालों में हमने जो किया, जो व्यवस्था खड़ा किया, मैं बस्तर की ही बात कर लूं, आज मेरे को कोई ऐसा जिला बताइए जहां हेल्थ की दिशा में 2003 से पहले जहां डॉक्टर एक भी नहीं होते थे, आज सर्व सुविधा युक्त जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहां सुकमा में जाइए, सुकमा नाम से डर लगता है कि सुकमा कैसा होगा, पर मेरे साथ एक प्रतिनिधि कभी आप लोग चलिए और जाकर आप लोग देखिए कि सुकमा को देखने से लगता है कि कोई रायपुर का कोई एक हिस्सा हो हेल्थ के सेक्टर में। इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां आंध्रा से भी डॉक्टर हैं, फुल सेटअप है, डायलिसिस हो रही है, पूरे मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। तो आज जो सुकमा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। लेकिन जिस गति से स्पीड से चल रहा था, इन 5 सालों में हेल्थ का सेक्टर पूरा खुद ही वेंटिलेटर में चला गया। क्योंकि वेंटिलेटर में जाने के बाद कितनी मेहनत पड़ती है उसको स्वस्थ करने में, तो उसमें हम लगे हैं। हमारा आश्वासन नहीं है, ये आप लोगों के साथ ये लाखों लोग देख रहे हैं, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का दावा और पूर्ण विश्वास के साथ है। आयुष्मान में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। मंत्री जी आयुष्मान से रिलेटेड और भी सवाल हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी की तरफ, और उनसे एक सवाल जनता पूछना चाहती है। आप जल संसाधन मंत्री हैं, राज्य में जल संसाधन एक बहुत बड़ा विभाग है और जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और खासकर साफ पीने का पानी एक बहुत ही भयानक समस्या है। 574 गांव हमारे डेटा के हिसाब से 574 गांव आज भी राज्य में ऐसे हैं जहां के पानी में बहुत ज्यादा आयरन, फ्लोरोसिड, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिससे लोग नई नई बीमारियां और अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। आज तक 15 साल की सरकार में भी कोई उचित कदम ऐसा नहीं उठाया गया। 5 साल की सरकार को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी कांग्रेस की सरकार में। अब आगे की दिशा में क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे शुद्ध साफ पेयजल आम जन को मिल सके? आपका ये बहुत ही आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही अविस्मरणीय आयोजन है। एशियन न्यूज की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सब लब्ध प्रतिष्ठित लोग यहां पधारे हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एम्स के डायरेक्टर अशोक जिंदल जी हमारे बीच में हैं। आज एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है, और जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा एम्स रायपुर कर रही है, अद्भुत है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जो शिक्षा के संस्थान है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अब
बहुत समृद्ध हो चला है। निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हो, शासकीय चिकित्सालय हो, 2003 से पहले हमारे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। ये स्वास्थ्य का एक बड़ा मापदंड है और ये सही है कि और आवश्यकता है और उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है और नीचे तक लेकर जाने की आवश्यकता है। ये सही है। इस दिशा में जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता का बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं अपने विभाग के ही बात को कहूंगा तो जल जीवन मिशन के नाम से एक योजना बनाई। हमने देखा है कि कैसे छत्तीसगढ़ के लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी पीकर गुजारा करते थे जी। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि तालाबों का पानी, पोखर का पानी पीना कितना खतरनाक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। पर इतनी बड़ी योजना बनी कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, घर तक नल से पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। आपने देखा कि स्वच्छता अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, ओडीएफ बनाने का एक बड़ा अभियान किया और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पूरे देश भर में पड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। जहां तक आपने कहा कि फ्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर का, कि वाटर लेवल जो जमीन के नीचे का पानी है उसमें छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है मंत्री जी। हाँ जी, मुझे पूरा ध्यान है। जो गांव की संख्या आपने बताई ये भी सही है और इसके लिए हमारे विभाग ने पूरी तैयारी की है। हमने फ्लोराइड का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। जिन नलों में, जिन ट्यूबवेल में फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा था, पॉल्यूटेड पानी आ रहा था, उनको कैपिंग किया, उनको बंद किया। ट्रीटेड वाटर वहां तक पहुंचाने का काम हमने कर लिया है और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार सजग है। नियमित रूप से पानी की जांच की व्यवस्था हमने कर रखी है, नियमित रूप से पानी की जांच हो रही है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। भारत सरकार की भी अपनी योजना है, अमृत मिशन योजना, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाने का काम हो रहा है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को शुद्ध पेयजल देने के लिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर ना हो। जी साहू जी, एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियां। मैं जानता हूं कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अभी हमने देखा कि अब भी बरसात बमुश्किल हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह बरसात होनी थी अभी तक नहीं हुई है और अभी हम थोड़े दिन पहले तक पेयजल संकट से जूझ रहे थे। आप जल संसाधन विभाग देखते हैं, नल जल योजना को लेकर भी पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कई तरह की बातचीत है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसमें किस तरह की बातचीत हुई। पर अभी जल जनित बीमारियां जो है लगातार हो रही हैं और पानी जिस तरह संचय होना चाहिए, फिर हमारे सामने एक बड़ा संकट पानी का आने वाले दिनों में आएगा। इसको लेकर किस तरह की आपकी योजना है? ये सही है कि स्थान स्थान पर इस बार पेयजल की समस्या हुई है, अलग अलग कारण उसके हैं, अलग अलग क्षेत्रों के। रायपुर शहर में भी हमने देखा, बिलासपुर शहर में भी कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या निर्मित हुई है। स्थानीय कारणों से वो समस्याएं आई है, उसको लेकर जो काम नगर निगम के हैं नगर निगम कर रही है, जो काम नगरीय प्रशासन विभाग के हैं वो नगरीय प्रशासन विभाग
उस पे काम कर रहा है। जो काम पीएचई विभाग का है, पीएचई विभाग भी इस दिशा में काम कर रहा है। पर ये आज की आवश्यकता हो गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, वाटर रिचार्ज का काम, ये आज की आवश्यकता है। लोगों को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा कि किस प्रकार से जल संचय करें। जिस प्रकार से वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, ये सबके लिए चिंता का विषय है और जनता को भी इस दिशा में जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में काम करना पड़ेगा, वाटर रिचार्ज के लिए काम करना पड़ेगा, वृक्षारोपण के लिए काम करना पड़ेगा और इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। पर मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि इस दिशा में आप सबका सक्रिय सहयोग मिले ताकि पेयजल का संकट ना हो। सरकार इस दिशा में हर तरह से प्रयत्न कर रही है। आपके सहयोग से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसी तरह का पेयजल का संकट ना हो, इस दिशा में आप सबके सहयोग से ही ये संभव होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री से और सवाल होंगे, स्वास्थ्य मंत्री से और सवाल होंगे। रुख करते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल की तरफ। डॉक्टर साहब, आपको आए एम्स में अमूमन लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं। आप जब से एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किए हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है? हालांकि आप सेना से हैं, फौज में रहे हैं, वहां पे आप बड़ी समस्याएं को झेल कर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो निश्चित ही आप में झेलने की क्षमता या लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है और पुराने डायरेक्टर या पुराने लोगों से कह सकता हूं कि ज्यादा ही होगी। आज की स्थिति में आप क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इस फरवरी में ही आया हूं, तो मुझे फिलहाल 4 महीने हुए हैं। मैं लास्ट अगस्त में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली का कमांडेंट था और 4 महीने में बेसिकली जो मैंने देखा है कि डेफिनेटली एम्स रायपुर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम्स पर लोगों को बहुत भरोसा है, कोई शक नहीं है। ये नजर आ जाता है क्योंकि जिस तरह आप देखिए हमारी ओपीडी की लाइनें, आईपीडी में बेड लेने की बड़ी प्रॉब्लम, वेंटिलेटर्स की इश्यू रहते हैं। उसके बावजूद जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो मल्टीपल काम कर रहे हैं। यू सी, इट्स ऑल्सो अ मेडिकल कॉलेज, सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है एम्स। हम एमबीबीएस के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और आप हैरान होंगे हम फीस कितनी लेते हैं, 5,000 रुपए 5 साल के लिए विद अ हॉस्टल। सो आई मीन दैट इज द अमाउंट दैट वी चार्ज, हार्डली नथिंग फॉर एन एमबीबीएस डिग्री जो कि एम्स की थी। सिमिलरली हमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जहां 75 बच्चे पढ़ते हैं, हमारा मैंडेट रिसर्च का भी है। उसके बावजूद मेरी फैकल्टी बहुत ज्यादा काम करती है और यहाँ जनरली एम्स में वही डॉक्टर आते हैं ज्यादातर जिनको जज्बा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखने हैं। हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, हम सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज डीएम एमसीएच भी करा रहे हैं। तो जो ले दे के एम्स में जितनी भी सुविधाएं हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ मिले और उनका जल्दी से जल्दी उपचार हो। और क्योंकि हमारे यहाँ रश बहुत ज्यादा होता है तो हमारा एक बहुत जो फेस ऑफ एम्स में कहूंगा, हमारा एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसमें कि 60 बेड्स हैं, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थेटिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिशियन, तो कई स्पेशलिटीज हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक करके घर भेजा जाए। और हमारी कोशिश होती है कि जहां तक हो सके हम उनका बेसिक उपचार करके और कोई और भी उपचार करके उनको घर भेजा जाए। जिनको ज्यादा जरूरत है उनको हम डेफिनेटली एडमिट करते हैं। चैलेंजेस कोई भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अक्रॉस इंडिया एक डिस्काउंट पर मेडिसिन देते हैं। जन औषधि केंद्र है जिनकी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन बहुत लो कॉस्ट में होती है। द आइडिया इज कि जो 5 लाख का पैकेज है उसकी फैमिली को पूरा कर पड़े। तो हमारी कोशिश होती है जो भी कॉस्ट कम हो। लेकिन चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंजेस अगर आप पूछेंगे इस वक्त मेरे पास है कि हमारे पास सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एम्स रायपुर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑन्कोलॉजी में हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमारे जो जनरल सर्जन है या ईएनटी सर्जन है जो बेसिक स्पेशलिटी वाले हैं वो ऑपरेट करे। हमारे पास सिंगल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट 3 ही है। अब 3 कार्डियोलॉजिस्ट, 2 कैथ लैब्स,
और इतने लोगों को आजकल हार्ट की बीमारियां हैं, सिंगल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटीज का रश रहेगा, तो नेचुरली पेशेंट्स की थोड़ी वेटिंग है। कोशिश हमारी है, अभी भी हमने एडवर्टाइज किए हैं फैकल्टी पोजीशन के भी, सुपर स्पेशलिस्ट जो आना चाहें, आफ्टर ऑल हम पैकेजेस तो वही दे सकते हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं, जी। तो जो भी आना चाहे सुपर स्पेशलिस्ट मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। फैकल्टी पोजीशंस बहुत हैं, हम बार बार एडवर्टाइज करते हैं, तो ये मेरा मेजर चैलेंज है। एशियन न्यूज के प्लेटफॉर्म से भी अपील है समस्त डॉक्टरों को, जो भी समाज के रूप में और सरकारी संस्थान के तौर पे सेवा देना चाहें, एम्स जरूर ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपने ऑन्कोलॉजी के बारे में सवाल किया, आपने एक मुद्दा उठाया, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लगभग 12 साल हो गए एम्स को यहाँ पे स्थापित हुए, आज तक डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर या कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में स्थापित नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, क्या मुख्य वजह है उसके पीछे? देखिए, डेडिकेटेड तो नहीं स्थापित हो पाया, मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने कैंसर का इलाज नहीं किया। हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यूनिट है, जो मैक्सिमम रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं। हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, और जो सर्जिकल ईएनटी का अगर कैंसर है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट करता है, जनरल सर्जन ब्रेस्ट कैंसर करता है, तो काफी कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। लेकिन यस, हमें एक और जमीन मिली है नए रायपुर में, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। जी, 60 एकड़ जमीन आपको? हाँ जी, वो हमें अलग मिली है। हम एक अनोखे एम्स हैं जिसके 2 टुकड़े होने वाले हैं, नहीं तो बाय एंड लार्ज जितने भी नए एम्स इंडिया में बने हैं सबके पास 120 एकड़ एक ही जगह है, हम ही हैं जिनको 60 एकड़ मिली है। तो अभी हमारा एटलीस्ट जो विचार चल रहा है, और हम लोग कंसल्टेशन में हैं विद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हाइट्स, तो हमारा इच्छा है कि वहां हम एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर बनाएं ऑन द मॉडल ऑफ, अगर आपने दिल्ली देखा है तो झज्जर एम्स जो कि एक बाहर है, समथिंग ऑन दैट लाइंस मेरा विचार है, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज हो, डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज हमारी कोशिश होगी कि हम आउटसोर्स करें किसी एचएलएल या किसी पीएसयू को पीपीपी मॉडल पे। ये मेरा विचार है, क्योंकि मैं अपने डायग्नोस्टिक्स यहाँ के स्प्लिट करके वहां नहीं ले जा पाऊंगा। सिमिलरली हमारे को एक और मैंडेट दिया है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री वगैरह ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी हमारा बहुत बड़ा, तो हमारे पास कुछ ही एम्स हैं, जैसे एम जोधपुर, जिनको स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहाँ की हम रिसर्च करें कि कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट करें। तो एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बनेगा, फिर हम एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर बनाने का विचार है वहां, और फिर हमारा ये भी विचार है कि अभी हमारे पास एक आयुष डिपार्टमेंट है। ये आयुष डिपार्टमेंट जो है अभी एकेडमिक डिपार्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक इलाज कर रहे हैं, पर अभी 7-8 एम्स को एक सेपरेट आयुर्वेदिक एकेडमिक डिपार्टमेंट सैंक्शन हुआ है। तो हमारा विचार है कि अलग एकेडमिक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भी उस नए एम्स में इंटीग्रेटेड सेटअप में बनाया जाए। तो अभी इस स्टेजेस में काम चल रहा है, होपफुली कुछ ही दिनों में हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी, और फिर गवर्नमेंट के प्रोसीजर के हिसाब से टेंडर अवार्ड हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइमलाइंस के अंदर हम ये सेंटर। डॉक्टर साहब, सरकार के 2 अहम पद यहाँ पे उपस्थित हैं, उप मुख्यमंत्री साहब और स्वास्थ्य मंत्री साहब। राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? एशियन मंच और उसके माध्यम से जनता जानना चाहती है कि राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या सहयोग उम्मीद करते हैं, जिससे राज्य की जनता को एम्स के माध्यम से उपलब्ध और अच्छी से अच्छी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं एम्स से प्रोवाइड करा सके? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का कि जब भी हमने कुछ भी इनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो भी कहो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हालांकि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कभी हमें मनाही नहीं हुई है। जो एक चीज है जो कि मैं बार बार स्वास्थ्य मंत्री को जहां भी मिलता हूं पकड़ लेता हूं, और अभी फिर पकड़ूंगा कि सर एक बहुत सख्त जरूरत है, हमने आपको पत्र भी लिखा है, एक हमें चाहिए विश्राम सदन, क्योंकि हमारे एम्स में सिर्फ 60 एकड़ जमीन है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, और सारे एम्स के पास एक विश्राम सदन होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम पेशेंट को ही भर्ती कर सकते हैं, लेकिन उसके रिश्तेदार की रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये गुरुद्वारा जो टाटी बंद है, इन्होंने कुछ बंदोबस्त किया है, ये लोग 100 डॉर्मेट्री देते हैं, 100 रुपया लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं लेते, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर वो मतलब इट्स नॉट इनफ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर हमें कोई आप आउटसाइड हमारे गेट के नजदीक कोई ऐसी फैसिलिटी दे दें विश्राम सदन की, जिसमें ये जो, क्योंकि पेशेंट्स फिर रात भर बाहर रहते हैं या कॉरिडोर्स में पड़े रहते हैं, तो एनवायरनमेंट इतना हाइजीनिक नहीं होता, तो यहाँ ये लोग 1000 लोगों का रहने का, कुछ रहने का अगर स्टेट गवर्नमेंट से हो जाए, तो इट विल बी अ ह्यूज फैसिलिटी फॉर द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। एशियन न्यूज के मंच पर स्वास्थ्य मंत्री
जी भी मौजूद हैं। मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी कि आप इस मंच से यह आश्वासन दे सकें या घोषणा कर सकें कि आप विश्राम सदन प्रोवाइड कराएंगे एम्स को? उप मुख्यमंत्री, देखिए इशारा मत कीजिए आप दोनों ही जिम्मेदार। मुझे लगता है जय ये कर लेंगे, क्योंकि नहीं, हर भाषण में ये क्या कह रहे हैं जी। कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो जब इंजन एक ही है तो फिर जी हमें आश्वासन नहीं, हमें यहाँ से घोषणा चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चूंकि कार्यक्रम में मेरे से वरिष्ठ और हमारे सेकंड नंबर के प्रदेश के मुखिया डिप्टी सीएम साहब हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांग बहुत जायज है, उस पर हम लोग चिंता भी कर रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं भी माननीय अरुण साहू जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच से घोषणा करने का कष्ट करें। आपकी बहुत मतलब आभारी रहेगा पूरा प्रदेश और एसएन न्यूज भी। देखिए, मैं आप में से सबको पता होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते एम्स की कमेटी का मेंबर था, जीबीसी का मेंबर था, फाइनेंस कमेटी का मेंबर था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक सुविधाएं एम्स में बढ़ाने में मैंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और एम्स को हमेशा मदद किया है। माननीय मंत्री जी, पूरा राज्य आभारी है। हमेशा किया है। और यह भी सही है कि जितना मैंने एम्स से मदद किया उससे 100 गुना ज्यादा मेरे लोगों को एम्स से मदद मिली है। जो भी पेशेंट मेरे पास आते थे पूरी तरह से संतुष्ट होकर इलाज कराकर एम्स से गए हैं जी। इसलिए एम्स के लिए डॉक्टर साहब ने जो कहा, आप मानिए वो पूरा हो गया। वाह बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। एसएन न्यूज के मंच से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि जी आप एक डिजाइन बनवा के दे दें, हम उसको पूरा करेंगे। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। एक जोरदार तालियां हो जाए। विश्राम सदन की मांग डायरेक्टर एम्स अशोक जिंदल साहब ने किया और मंच से उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया और घोषणा किया कि मान लीजिए कि वह पूरा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आप ड्राइंग डिजाइन बनाकर दे दीजिए, हम काम चालू करवा देंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जोरदार तालियां हो जाएं। अगला सवाल स्वास्थ्य मंत्री महोदय से। आयुष्मान एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आशीर्वाद भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहीं ना कहीं ये कसमकस की स्थिति भी है। हमारे बीच में राज्य के अग्रणी संस्थानों में से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, श्री नारायणा हॉस्पिटल से सुनील खेमका जी हैं। सब समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आयुष्मान का जो प्रोसेस है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और आप उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं आयुष्मान के माध्यम से पूरे देश की जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए राशि देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही पिछड़े हुए छोटे से गांव से आता हूं और मैंने ये मंच के माध्यम से सार्वजनिक बोल रहा हूं, मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। कई लोगों को इलाज के लिए जो गांव में पैरामेडिकल कोर्स करके जो डॉक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे इलाज कराने के लिए जब पैसा नहीं होते थे तो मुर्गियों को बेचकर जो है इलाज कराते हुए मैंने देखा है, बकरियों को बेचकर इलाज कराते हुए देखा है जी। कई लोग अपनी खेत बेचकर भी इलाज करते हुए मैंने गांव में देखा है जी। बर्तन आभूषण ऐसे कोई चीज, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारा कोई वस्तु नहीं हो सकता है। और ऐसे समय में 5 लाख रुपए का आयुष्मान उस गरीब से अगर पूछा जाए तो वही बता सकता है कि देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान से आज लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति किसी भी पैकेज को लेकर अगर पैर टूटा है तो उसके नाम से भर्ती हो तो पूरा इलाज कराकर उस पैकेज से वापस लौटे घर में,
और न तो उससे हॉस्पिटल वाले 1 रुपया कोई ले, न बीच में कोई ले, पूरी की पूरी तरह से इलाज होकर स्वस्थ होकर वो घर जाए। मंत्री जी, व्यवस्था बहुत सुगम नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर ही आ रहा था। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स जो प्राइवेट हैं और काफी लागत लगाकर, मेन पावर लगाकर उनकी भी लागत लगी होती है, तो उसके चलते चूंकि जो पैकेज है उसमें वो भी इलाज करते हैं। और अभी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चार्ज संभाला तो आपको बताते हुए आश्चर्यचकित मैं भी हूं और आप लोग भी होंगे, लगभग 1750 करोड़ रुपए, मेरे को लगता है 2 साल से इन्होंने ढंग से भुगतान नहीं किया था पिछली सरकार ने, 1750 करोड़ रुपए की देनदारी प्रदेश सरकार की आयुष्मान का था। और हालत ये था कि जब हम उस समय अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया। मैंने जब पता किया तो कई लोगों ने कहा कि हमारे पास पूंजी ही नहीं है, अब तो कहां से क्या करें। तो उनकी भी एक लिमिट है, किसी हॉस्पिटल की 40 करोड़, किसी का 30 करोड़, किसी का 15 करोड़, किसी का 5 करोड़, ये देनदारी था। लेकिन 6 महीने में ही 3 महीने के चुनाव आचार संहिता के बावजूद भी हम लोगों ने 850 करोड़ रुपए का जो उनका भुगतान है पिछले 6 महीने में किया है। और मैं आप सभी डॉक्टर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उसके लिए निरंतर लगातार प्रयासरत है। आज के भी डेट में आप लोगों के खातों में पैसा गया होगा, निरंतर हम 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं डाल रहे हैं। दूसरा जो चुनौती है कि डॉक्टर्स को अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उससे तकलीफ कहीं ना कहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार थी जी छत्तीसगढ़ में 2018 तक, तो हम लोगों ने जिस मॉडल के माध्यम से डॉक्टर्स को और मरीज को सुविधाएं देते थे, उस समय कोई शिकायत नहीं आती थी मरीज से पैसा लेने का, कहीं शिकायत नहीं आती थी आयुष्मान से नहीं इलाज करने का। मतलब आप पूरा आरोप कांग्रेस के ऊपर मढ़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस को भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझने वाले अब वो जान ही जाएंगे कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर लोग भी बैठे हैं। हमारा 2018 तक भुगतान भी प्रॉपर वे में होता था, लेकिन पिछले 5 सालों में जो सिस्टम आया उसके वजह से हुआ है। और मैं जल्द ही 1 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय डिप्टी सीएम महोदय लोगों से बैठकर 1 महीने के अंदर ही एक नई व्यवस्था हम ला रहे हैं। उससे पहले हम डॉक्टर्स से बैठेंगे भी, उसमें जो भी सुझाव होगा आप सब से लेकर इस छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हम करेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब आप सभी से, स्थायी किसान आप लोग हैं, जैसे किसान होता है जिसका खेत होता है, हम लोग तो मजदूर हैं, खेत में मेहनत कर रहे हैं, खेती आप लोग करना है लाइफ टाइम तक। तो छत्तीसगढ़ की हेल्थ न केवल छत्तीसगढ़ अपितु छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी एक आवश्यक है। केवल सरकारी हॉस्पिटल्स ही आगे राज्य को नहीं बढ़ा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब जैसे बेल्लूर जाते हैं लोग आंख के लिए, वो साउथ में जाते हैं, शंकरा नेत्रालय का नाम आता है बार बार। तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जब दिल्ली से बॉम्बे से लोग इलाज कराने आए तो उस दिन हमें खुशी होगा और राज्य के बाहर कोई भी ना जाए। ऐसी व्यवस्था के लिए मैं आप लोगों को ही आमंत्रित करता हूं। और आयुष्मान में जो भी आप लोगों के मन में शंका हो, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो मंत्री जी आप बोल रहे हैं कि वो खेत उनका है, आप मजदूर हैं। कुछ जो खेत वाले हैं ना बहुत रासायनिक खाद डाल रहे हैं जल्दी उत्पादन के लिए। तो ये जो है बहुत सारे अस्पताल जो हैं वो जल्दी चाह रहे हैं कि कई 3-4 फसल ले लें आयुष्मान की। तो इसके लिए भी तो कुछ करिए। देखिए, जल्दी रासायनिक खाद डालकर फसल को बढ़ाने का सोचने वालों को मैं कहना चाहूंगा, किसान हूं, कि उसमें जो है कीट पतंगा भी बहुत जल्दी लगते हैं उनकी पत्तियों को कुतर डालते हैं, तो उसमें पौधे के खराब होने की भी आशंका होता है। इसलिए आराम, और जमीन की भी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी जब जमीन ही खत्म। थोड़ी खरपतवार निकालने के लिए भी कुछ करिएगा। अभी ऐसा सिस्टम हम ला रहे हैं, न तो कोई आयुष्मान से 1 रुपया का अलग से कोई बिलिंग कर पाएगा, न तो मरीज को 1 रुपया जो पैकेज है उससे बाहर कोई इलाज में दिक्कत आएगी। मैं 6 महीने से वही काम कर रहा हूं और डॉक्टर्स को भी, हॉस्पिटल के ओनर्स को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोग भी उस व्यवस्था के तहत बहुत आनंदित होंगे। आप लोगों का टर्नओवर, सर्कुलेशन, पेमेंट की स्थिति
सारी चीज को अपडेट करके हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। जी। तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई लीकेज नहीं रहेगी, इतना आश्वस्त करता हूं। अगला सवाल उप मुख्यमंत्री महोदय से है और बड़ा सवाल है। हमारे साथ में एम्स के डायरेक्टर भी बैठे हैं और आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके नेतृत्व में भाजपा ने चौथी बार सरकार बनाई है। आप भाजपा के अध्यक्ष थे। घोषणा पत्र कमेटी के कहीं न कहीं एक अहम जिम्मेदार आप पद संभाल रहे थे। आपके घोषणा पत्र में एक आपने घोषणा की कि राज्य के सभी संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी, जो कि एम्स के तर्ज पर होगा, क्योंकि राज्य में भार बहुत ज्यादा है और आसपास हम 5 बॉर्डर टच करते हैं और हर तरफ से मरीज यहाँ पर आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो अभी तक 6 महीने में, बीते 6 महीनों में आपने इस पर क्या कदम उठाए, जनता जानना चाहती है। देखिए, अभी 7 महीने हुई है हमारी सरकार को बने। इन 7 महीनों में आपने देखा कि हमारे घोषणा पत्र मोदी के गारंटी के अनेक बड़े बड़े वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के अलावा कोई बहुत बड़ा घोषणा पत्र अभी तक, मतलब पैसे ट्रांसफर मेरा हुए? आपकी जानकारी कम है जी। सबसे पहले हमने तय किया, 13 तारीख को हमने शपथ ली, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक करके 18 लाख लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। जी। वो प्रक्रियाधीन है। जी। थोड़े दिन में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी। दूसरा बड़ा वादा पूरा किया। हमने वादा किया था कि किसानों के 2 साल के पुराने बोनस जो रुके हुए हैं, जी, वो देंगे और तारीख भी बताई थी। हाँ, तारीख की बड़ी चर्चा भी हुई तारीख थी। भी बताई थी। जी। हमारे साथी लोग बहुत बार चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताते जी। हैं। हमने तारीख भी बताई थी। वो आपको उसके लिए राम के लिए बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने तारीख भी बताई थी कि 2 साल का पुराना बोनस हमारी सरकार मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती 25 दिसंबर को वो राशि देंगे और हमने 12 लाख किसानों को 25 दिसंबर को 2 साल का पुराना बोनस दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पिछली बधाई। सरकार ने 5 साल में नहीं दिया, वादा किया था। जी। 5 साल में नहीं दिया। हमने 12 दिन में किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया। जी। फिर 70 लाख बहनों को महतारी वंदन की राशि दी। फिर 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपया दिया। हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी बड़ी राशि एक बार में उस प्रदेश के किसानों को नहीं मिली होगी जितनी छत्तीसगढ़ ने दिया। जी। ये इतना बड़ा वादा है। पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच कराएंगे, हमने कहा था। जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तेंदुपत्ता के लिए कहा था, वो हो गया। रामलला के दर्शन कराएंगे, अभी हम लोग भी कर आए हैं। जी। छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला के दर्शन करा रहे। मैं कितने आपको बताऊं, आपके और confidence- जो भी वादे जी। किए हैं, जी। जो भी हमारे घोषणा पत्र में है, अक्षर सह पूरा करेंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब करने वाले हैं। हमारी तैयारियां चल रही है। एक एक वादा पूरा करेंगे। जो कहा है वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी, ये पूरा देश जानता है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यह जो कॉन्फिडेंस है, यह बता रहा है कि राज्य सरकार पिछले 6 महीने में कितना अच्छा कार्य कर रही है। और बहुत बहुत बधाई राज्य सरकार को आप लोगों के नेतृत्व में इस शानदार कार्य के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप दवे सर हैं। संदीप दवे जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा हूं, पर एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं। आप ये बोल रहे हैं और देश की सरकार भी बोल रही है कि हर संभाग में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। अभी एम्स के डायरेक्टर यहां पर कह रहे हैं कि एम्स भी फैकल्टी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूं कि आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एमएससी एनाटॉमी और एमएससी फिजियोलॉजी वाले पढ़ा। सर, सही सलाह ये रहेगी आपको,
मैं सलाह देने के लायक नहीं हूं, पर उस योग भी नहीं हूं, पर मेरी एक सलाह है, जितने कॉलेज आपने खोले हैं उनको पहले कंसोलिडेट कीजिए, उनको पहले उतना उपयुक्त बनाइए कि बच्चे वहां पर सही मायनों में पढ़ के निकल सके। हमारा मेडिकल एजुकेशन बहुत डिटोरिएट हो रहा है सर। आप जितने ज्यादा कॉलेज खोलेंगे उतना ही मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी गिरती जाएगी। और आप एक चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, वो है मेडिकल एजुकेशन। कृपया करके उसके साथ कोई समझौता ना करें और कॉलेज ना खोलें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप निश्चित रूप से सलाह देने के, सुझाव देने के काबिल हैं। इतना बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन आप चलाते हैं, आपका बहुत लंबा अनुभव है। आपके अनुभव के आधार पर आपने जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेगी। जी अभी डॉक्टर दवे जिस तरह की बात कर रहे थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 तो मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट, ऐसे 13 हो गए। अगर हम ये कहें छत्तीसगढ़ में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए। 4 आपने पहले से घोषणा, गीदम, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की स्थिति इसलिए आ गई कि वहां पर जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो नहीं है। तो अभी पिछले, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टर जा रहे थे और वहां पर जो काम कर रहे थे उनको उसका अनुभव का लाभ मिला ताकि उनको नौकरी मिल सके, जिसलिए पिछली बार मैंने आपके साक्षात्कार में कहा था। तो अभी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी पर्याप्त लोग नहीं है, तो उनको भरने के लिए जैसे मध्य प्रदेश ने बहुत सारा पैकेज दिया, जब ये आपने बताया भी कि कोई कमेटी बना रहे हैं, तो उस दिशा में आप किस तरह का काम कर रहे हैं, थोड़ा आप अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर दवे जी की जो चिंता है वो जायज है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य और हेल्थ के सेक्टर में जिस प्रकार से हम देश के अन्य राज्यों के बराबरी में नहीं हैं, तो हमको रिस्क लेकर और हिम्मत के साथ, चूंकि अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो आगे हम छत्तीसगढ़ के हेल्थ को सुधार नहीं पाएंगे। परंतु मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं कि जिस प्रकार की पिछले समय में पेनाल्टी होता था मान्यता समाप्ति की ओर, उनके ऊपर कार्रवाई की ओर बढ़ता था, हम लोग डॉक्टर ले आएंगे, फैकल्टी पूरा चलाएंगे। 10 हमारे जो संचालित हो रहे हैं वो इस साल ही आप लोगों को नजर आएगा। जो 252 स्पेशलिस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी नियुक्ति के लिए हमने पीएससी को अनुमति हेतु भेज दिया है, हमने उनको फंड दे दिया है और जल्द ही पीएससी उस पर भर्तियां करेंगे। मुझे लगता है 252 अगर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर अगर आएंगे, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो ये अभी 252 हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी फैकल्टीज हमारी कवर हो जाएंगी और आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। और जैसा कि हमारे सरकार के जो रूल रेगुलेशन में जो उनके सैलरीज हैं, जो उनके फैसिलिटीज हैं, उससे भी हटकर हम अन्य डॉक्टरों, 5-7 हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अध्ययन कराया है और कराकर जो है उनके जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बाहर से भी डॉक्टर आएंगे। ये धीरे धीरे अब ये कैसे परिवर्तन हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूं मेडिकल कॉलेज खोलने का। जब 2000 सन में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज था, हमारे पास डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गिने चुने 2-4 मिलते थे, लेकिन आज ये स्थिति है, मैं दावे से कह सकता हूं कि मेडिकल ऑफिसर्स आने वाले 1 साल में या 2 साल में छत्तीसगढ़ में पूरा सेचुरेटेड हो जाएंगे मेडिकल ऑफिसर्स। और स्पेशलिस्ट की भी फैकल्टीज हमको मिल रहे हैं, और जब स्पेशलिस्ट निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल आपने जो उठाया वो गुणवत्ता की है, उस दिशा में भी हम चिंता करेंगे कि गुणवत्ता कमजोर ना हो। और आप लोग इस छत्तीसगढ़ के धरोहर हैं, आप लोग ही बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके सुझावों को हम स्वीकार भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे और छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। एक सवाल आपने
अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछा था, फिर वो पूरे डिटेल्स पर चले गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हम हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स स्थापित करेंगे, तो उसके लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। सरगुजा में इसी वर्ष बजट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बजट में लाया है, और वहां के मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी को क्लब करते हुए सरगुजा संभाग में एक बड़ा सिम्स के तर्ज पर, एम्स के तर्ज पर सिम्स स्थापित होगा। ऐसा ही बिलासपुर में हमारा सिम्स है ही है, लेकिन वो 1952-54 की भवन होगी ऐसा लगता है। उसके लिए हमने 700 करोड़ रुपए दिया है कि फुल फैसिलिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वहां नया भवन बने, और वहां का जो सुपर स्पेशलिटी है उसको 2 महीने के अंदर हम उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो बिलासपुर में भी मजबूत स्थिति में सिम्स हो जाएगा। तीसरा संभाग जगदलपुर है, वहां भी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हमारा 2 महीने में चालू हो जाएगा, बनकर तैयार है, तो उसको भी ये तीसरा सिम्स हो जाएगा। चौथा जो है हमारा रायपुर है, जो मेकाहारा है, जहां से मुझे लगता है कि आप सब लोगों के विशेष रूप से लगाव भी होंगे, और आप सब लोग अधिकांश लोग पढ़े भी होंगे, तो उसके लिए मैं एक दिन आप लोगों को बुलाऊंगा भी। उसके लिए भी आपको बता दूं मैं कि अभी सैंक्शन बेड है 650, 685 है, 700 है, 50 650 की जानकारी था, 700 होगा, लेकिन हमने उसमें 700 अतिरिक्त बेड की स्वीकृति भी इस बजट में लिया है, और 778 करोड़ नए एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग के लिए भी रायपुर में मेकाहारा के लिए हमने इस बजट में लाया है। उसकी ड्राइंग डिजाइन बन रही है, उसके सेटअप भी अभी आ जाएंगे। तो ये चौथा संभाग हो गया। एक संभाग हमारा रह गया है दुर्ग, उसमें भी हम जल्द ही सिम्स के तर्ज पर आने वाले बजट में उसको ही प्रारंभ करेंगे। तो माननीय मोदी जी का जो वादा है, उनकी गारंटी ही पूरा होने की गारंटी, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये पूरा होगा। और हम प्रदेश में 6 ऐसे मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे पैरामीटर को फॉलो करते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हमने सरगुजा में कोरिया, इधर में दंतेवाड़ा, रायपुर संभाग का गरियाबंद, बिलासपुर संभाग का मुंगेली, ऐसे 5, उधर में रायगढ़, ऐसे 5 संभाग में 5 हॉस्पिटल को, 6 हॉस्पिटल को हमने लिया है। तो उस पर भी हम करके देखेंगे कि क्या क्या उसमें चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको फेस कर सकते हैं। तो ये हम भी उसको भी करने वाले हैं। जस्ट मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि शायद आपने गलत समझ लिया। फैकल्टी की प्रॉब्लम एमबीबीएस ट्रेनिंग और कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, एम्स में बिल्कुल नहीं है। सारी एनाटमी, सारी क्लिनिकल, पैराक्लिनिकल स्पेशलिटीज बेसिक स्पेशलिटीज हैं। सो ट्रेनिंग फॉर एन अंडर ग्रेजुएट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जहां प्रॉब्लम आ रही है वो डीएम और एमसीएच कोर्सेज में आ रही है और सुपर स्पेशलिटी में आ रही है। और रही बात कि मेडिकल कॉलेजेस खोलनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल, आई थिंक जो गवर्नमेंट सेटअप है, अगर किसी ने सोचा था कि एम्स दिल्ली में ही रहेगा, बाकी 22 एम्स बनाएंगे ही नहीं क्योंकि हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। अल्टीमेटली गवर्नमेंट थॉट और 22 एम्स बने और एम्स रायपुर आया एंड इट इज एस्टैब्लिश। सो सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे फैकल्टी, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक these medical colleges will be 1000 times better than a private sector medical college, जहां की faculty बिल्कुल ही नजर नहीं आती, only on paper faculty moves around. And today also, the first choice of any young candidate who is in NEET is a government medical college. जिसको government medical college नहीं मिलता, वो private में जाता है. So the fact that quality control is maintained in medical colleges is there. Yes, there are challenges, but I think we need to think big. We need to expand. The rich go. In Dr. this Saab, particular setup, even the poorest is allowed to go. That's my take. डॉक्टर साहब, देयर इज वन क्वेश्चन कि पैलिएटिव मेडिसिन फैसिलिटी जो है बहुत स्ट्रगल में है, और अभी एक अखबार में बहुत बड़ा न्यूज भी छपा था कि बहुत असमंजस में है कि चलेगा कि नहीं। अभी चूंकि हम लोग फैकल्टीज पे ही बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान है आगे? देखिए, पैलिएटिव मेडिसिन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, स्पेशली कैंसर केयर, पेन क्लिनिक्स वगैरह। जी बिल्कुल। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल हम लोग भी देते हैं, हालांकि हमारे पास कोई पैलिएटिव मेडिसिन वार्ड अलग से नहीं है, पर जब हमारा कैंसर केयर स्पेशलाइज्ड यूनिट खुलेगा नए रायपुर में, तो डेफिनेटली वील हैव अ सेपरेट पैलिएटिव केयर वार्ड। और स्पेशली पेशेंट्स, यहाँ ऑन्को स्पेशलिस्ट है, उनको पता है कि पेशेंट्स जो स्टेज 4 कैंसर के होते हैं, उनको सिवाय पेनलेस
डिग्निफाइड डेथ इन डिग्निटी देने के हम और कोशिश करेंगे। जी। अभी सरकार भी कोशिश कर रही है कि जैसे मॉर्फिन टैबलेट्स आगे अवेलेबल नहीं होते थे जी। बिकॉज ऑफ द ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। हालांकि एक मॉर्फिन की टैबलेट हार्डली 10 रुपए कॉस्ट करती है। जी। ग्रेजुअली उसमें भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिप्ला वगैरह जो कि पैलिएटिव केयर के लिए मॉर्फिन टैबलेट्स देते हैं सो दैट पेशेंट्स कैन डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर। तो इस पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है। कोशिश ये भी होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि भी आपके अगर माता पिता इस स्टेज में हैं कि उनको हम हॉस्पिटल में कुछ डेफिनेटिव ऑफर नहीं कर सकते जी। तो आप घर पे ही पैलिएशन करिए जी। विद रेगुलर चेकअप्स एट एम्स। जी। हमारे बीच डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर काफी देर से। डॉक्टर सुशील शर्मा। थैंक यू सर। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात मैं पूछना नहीं चाहता हूं, बस कुछ अवगत कराना चाहता हूं, अपनी बातें रखना चाहता हूं। जो गुणवत्ता की बात हो रही थी, जैसे जवेद सर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की बात हो रही थी, एक सरकारी संस्था की गुणवत्ता की बात हो रही थी, वैसे ही जैसे सर ने कहा था, मिश्रा सर ने कहा कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खरपतवार जैसी कुछ बातें कही थी, तो कुछ हद तक सही है। वो सही इसलिए है कि आज देखिए गुणवत्ता की बात करूं तो आज मैं रायपुर का बाशिंदा हूं, दवे सर भी यहीं के हैं, खेमका सर भी यहीं के हैं। आप गांव में तरफ निकल जाइए, आपको छोटे छोटे गांव में मल्टी स्पेशलिटी नाम के बोर्ड दिख जाएंगे। उस हॉस्पिटल को संचालन कौन कर रहा है? एक सिंपल पैरामेडिकल आदमी जो किसी एमबीबीएस आदमी डॉक्टर का लाइसेंस लेके वो संचालित कर रहा है। तो गुणवत्ता में कमी इस कारण से आई है कुछ हद तक। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो लाइसेंस प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, बहुत सारे 16, 17, 18 लाइसेंस होते हैं, सबको अलग अलग विंडोज में जाना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि एक सिंगल विंडो एक बनाइए आप, जिसमें सारी जो लाइसेंस है, एक जो स्ट्रेटेजी जो चीजें होती है एक विंडो से हो जाए, तो भटकना नहीं पड़े और जगह जगह जाके कुछ जो अपनी परेशानियां हो कुछ हद तक कम हो। और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल की भी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी गुणवत्ता का उतना ध्यान रखा जाए ताकि मरीज को परेशानी ना हो। जो छोटे छोटे जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल जस्ट नाम चालू कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन का नाम खराब होता है। एक और मेरा एक प्रश्न ये कहूं या मेरी बात कहूं, आज जो स्वास्थ्य योजना चलती है, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है, एम्स में भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है। गांव के एक छोटे से 10 बिस्तर के अस्पताल में भी एप्लीकेबल है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रायपुर के बड़े उसमें भी एप्लीकेबल है। कहीं उसमें रेट की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कहीं पे ये नहीं होता कि बड़े हॉस्पिटल में जहां सुपर स्पेशलिटी जा रहा है तो उस रेट में थोड़ा सा चेंज किया, जैसे कि एनएबीएच हो या कुछ हॉस्पिटल का जो कैटेगरी वाइज सीनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहा है या कैटेगरी वाइज, उसमें कहीं डिस्पेरिटी होना चाहिए, सो दैट जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए। क्योंकि आज लगभग 70% जनता देश की प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराती है, सिर्फ 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं। तो किस गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कहीं इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं उसको कैटेगराइज किया जाए ताकि जो खरपतवार वाली चीज या केमिकल डालने वाली चीज ना हो। अपील बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री साहब? देखिए, आपकी भी जो चिंता है उसको पहले भी हमारे कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने उस चिंता को व्यक्त किया है, लेकिन सरकार की नजर में सारे हॉस्पिटल जिसको हमने एफिलेटेड किया, राजा हो या रंक, सबके लिए 5 लाख दे रहे हैं। वैसे बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे हॉस्पिटल हो, जिन्होंने अपनी जो भी मापदंड हम रखे हैं उसको पूरा किया है, तो उसके लिए हम बराबर ही देंगे। कारण यह है कि उसमें फिर एक देश में, एक राज्य में 2 अलग प्रकार की व्यवस्था, सारे लोग फिर जाना चाहेंगे। मान लीजिए कि हम 2 व्यवस्था बना दिए, ए बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। कौन चाहेगा सी कैटेगरी में जाऊं? होड़ मच जाएगी सबको आने की ए कैटेगरी में। इसलिए वो आयुष्मान में स्पष्ट है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैटेगरी रैंकिंग अच्छी है, वहां भी जनरल वार्ड में ही हमें सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। शायद आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर ऐसी व्यवस्था कर दें तो एक तत्काल दूसरे दिन ही आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों में आ जाएंगे, कई प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। तो हम इसको जो है सरकार की जो मानक है उसको एक भाव से ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका सोचना भी सही है, मैं भी इस दिशा में सोचा था, लेकिन अंततः इस पर परीक्षण करके निष्कर्ष में पहुंचे कि सभी को हमको बराबर देना पड़ेगा। एशियन न्यूज के मंच से मैं आप सभी दर्शकों को, समस्त राज्य के दर्शकों को और हमारे यहाँ एक छत के नीचे रायपुर के समस्त दिग्गज हमारे जितने बड़े डॉक्टर हैं
और हमारे सभी संस्थान के प्रमुख मुखिया लोग भी हमारे बीच में मौजूद हुए। यह एक सफल आयोजन करने की कोशिश न्यूज प्लस 21 और एशियन न्यूज की रही, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता करते हुए श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अशोक जिंदल जी हमारे बीच में समय निकालकर अपना बहुमूल्य समय और क्वालिटी टाइम हमारे साथ दिया। हमारे प्रखर और मुखर सवालों का बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सुगमता से जवाब दिया, जिसको हमारी देश की और राज्य की जनता ने सुना, समझा। हमारे प्रबुद्ध डॉक्टरों ने कुछ सवाल किए, जिसका भी जवाब बहुत ही सरलता से और सहजता से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय ने रखा और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई और आगे क्रियान्वयन के लिए भी आश्वासन दिया गया। न्यूज प्लस 21 एशियन न्यूज के इस मंच से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई, जो एशियन न्यूज की कहीं ना कहीं आज की सबसे बड़ी जीत है इस आयुष्मान कॉन्क्लेव की, कि एम्स के डायरेक्टर ने जो मांग की मंच से, उसको तुरंत उप मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी, प्रदान किया और इस बात को माना कि हाँ, हम सदन को जल्द से जल्द बनवाएंगे, आप ड्राइंग डिजाइन हमें प्रोवाइड कराएं। और अब आगे की तरफ रुख करते हैं और आगे का रुख है अवार्ड के लिए। मैं हमारी एंकर प्रथा से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में शहर के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मान्य डॉक्टर जन हैं, जो कि उनको बहुत ही मंच पर हम उनको 1 by 1 बुलाना चाहेंगे और हमारे मुख्य अतिथि महोदय लोगों से उनको अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए हम मंच पर 1 by 1 आमंत्रित करेंगे। प्रथा तो एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 इस बीच में प्रथा 1 मिनट और लूंगा। अगर मुश्किल से एक आध सवाल, हमारे बीच में काफी लोग मौजूद हैं, अगर कोई एक आध सवाल करना चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, तो प्लीज कर सकते हैं। मैं काजल सचदेव, कोई अपना सहोकाश फाउंडेशन से सिकलिंग और थैलेसीमिया बच्चों के लिए काम करती हूं। सर, मैं आपके पास आ भी चुकी हूं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि सर, सिकल सेल के उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री भी आज आवाज उठा रहे हैं और हमारे राज्य में बिगुल बच चुका है। तो सर, लेकिन मेरी समस्या यह है कि यहाँ पर वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिससे सिकल सेल को रोका जा सके। प्रेगनेंसी टेस्ट पैकेज तो दे दिया है आयुष्मान कार्ड में, लेकिन उसके टेक्नीशियन नहीं है। यहाँ पर वैसा लैब नहीं है सरकारी जिसमें प्रेगनेंसी में एक बच्चे को अगर सिकल सेल और थैलेसीमिया है तो दूसरे बच्चे को ना हो। तो इस तरह जनसंख्या सिकल सेल की बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हमारे पास उसके उन्मूलन के लिए कोई इतने बड़े छत्तीसगढ़ राज्य में कोई टेस्ट नहीं है। तो सर, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मेरे पास रोज ऐसे बच्चे आ रहे हैं और मैं खुद इस दौर को देख रही हूं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए सर। धन्यवाद। देखिए मैडम, आप तो सिकल सेल पर बढ़िया काम भी कर रही हैं, आपको बधाई हो। लेकिन आप जो गर्भवती हैं उनकी टेस्ट की बात कर रहे हैं। हम बच्चे को सिकल सेल से प्रभावित ऐसे बच्चों को पैदा होने से ही रोकना चाहते हैं। उसके लिए हमारी टेस्टिंग हो रही है और हम बाकायदे उनको कार्ड दे रहे हैं। जो पहले जन्म कुंडली से शादी होता था, अब वो कार्ड की कुंडली से शादी होगा और उसको जब मैच करेंगे तो स्पष्ट रूप से बता देता है कि इससे एक बच्चा सिकल सेल वाला होगा, एक सामान्य होगा। अगर दोनों ही प्रभावित से करेंगे तो दोनों बच्चे होंगे, स्वस्थ से होगा तो उनके स्वस्थ बच्चे होंगे। तो उसके लिए हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि अभी जो बीसी हुई थी परसों भारत सरकार की, तो उसमें छत्तीसगढ़ को सराहा गया कि बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ कर रहा है सिकल सेल पर। और हमारा टारगेट 100% लोगों का वो जो जन्म कुंडली होता है वैसी कार्ड की कुंडली तैयार करने की है। और हम इस दिशा में बहुत ही रफ्तार के साथ चल रहे हैं। परंतु आपने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस लैब की भी स्थापना हम करेंगे। जो भी आप लोगों को सुझाव आएंगे छत्तीसगढ़ में करने के लिए, उसको भी करेंगे। सर, मेरा हेल्थ मिनिस्टर से सवाल है बस कि सर, यहाँ पे बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बोन मेरो ट्रांसप्लांट नहीं होते ना, तो बच्चे बाहर जाते हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब आ जाएंगे ना, तो हमारी एक तो सिकलिंग बीमारी हट जाएगी। हमारे पास इतनी योजना है कि सिकलिंग बीमारी छत्तीसगढ़ से हटाना है, थैलेसीमिया बीमारी को भी हटाना है। तो ऐसे डॉक्टर भी उपलब्ध हो जाए और आपके सहयोग रहे तो ऐसे डॉक्टर को आप यहाँ पे इनिशियली कर दीजिए।
निश्चित रूप से भी अगर आपके भी ध्यान में कोई डॉक्टर हो तो उनसे हम लोगों का संपर्क कराइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 24 घंटे में हम उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, उनको अपॉइंटमेंट कर देंगे। हेलो सर, रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में अभी तक बाईपास सर्जरी अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है और डीकेएस हॉस्पिटल और मेकाहारा अस्पताल में अभी तक नियमित स्टाफ की कमी है, नियमित स्टाफ एक भी नहीं है, जिसके कारण उपचार नहीं हो पाता। ये अंतिम सवाल है मंत्री महोदय, प्लीज। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि हमारे मेकाहारा में जो हार्ट को लेकर इतने अच्छे स्पेशलिस्ट हैं कि न केवल भारत अपितु उन्होंने वर्ल्ड लेवल में भी उनको प्राइज भी मिला है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है कि इतने माइनर से माइनर ऑपरेट उन्होंने किया है। आपको बता दूं उसी के लिए हम जल्द ही रोबोटिक सर्जरी के लिए जो रोबोट डॉक्टर हैं उसको ला रहे हैं, रोबोट ला रहे हैं। एक मशीन है जो बारीक से बारीक हार्ट के नस को ही पकड़ लेता है। दूसरा, जिसकी कमी आप बता रहे हैं स्टाफ की, उसको इस अनुपूरक बजट में ही संभवतः हम लोग उसको लाने वाले हैं और हार्ट के लिए जो बाईपास सर्जरी है वो पर्याप्त संख्या में हो सके लोगों का, उसके लिए सरकार का बिल्कुल ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की है। आपकी जो चिंता है वो जिनाइन है, उसको जल्द ही पूरा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक कोई सवाल बहुत देर से पूछो, खत्म करो भाई लास्ट में। सर सादा नमस्कार, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपनी एक व्यथा सामने रखना चाहूंगा। मैं पंकज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ से। सर, स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत बहुत सारे संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 12 से 15 हजार में वो लगभग 10 साल से सेवा में अपनी दे रहे हैं। क्या इनके नियमित करने संबंधी कोई आशीर्वाद आपकी तरफ से मिलेगा? और इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग वृहद रूप से वेतन विसंगति के लिए परेशान है। चिकित्सकों को तो 4 स्तरीय वेतनमान है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ को समझ गए आपका वेतन सवाल। नहीं मिल पाया है। तो प्लीज इससे संबंधित कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ से। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एनएचएम जो है भारत सरकार से संचालित होता है और उसकी अधिकांश राशि भारत सरकार हमको देती है। चूंकि हम किसी भी प्रदेश में अलग से रेगुलर करने का या अन्य प्रावधान हम नहीं कर सकते, पूरे देश के लिए एक साथ लागू होता है। परंतु ये आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने जो घोषणा पत्र में 27% की वृद्धि आपको कहा है, वो जल्द ही उस घोषणा पत्र में जो घोषणा है उसको पूरा करेंगे। आप ही नहीं, जितने भी हमारे एनएचएम कर्मचारी हैं, जो मितानिन बहन है, सबके लिए हम पूरा करेंगे। वो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको पूरा करेंगे। पंकज पांडे जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक जोरदार तालियां हो